दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। आज का किस्सा मैं ऐसा आपको सुना रहा हूँ जो 2 दिन के पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था। ये ऐसा किस्सा जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है। ऐसी कहानियाँ कभी कभी दशकों में 1-2 बार कहीं सुनने को मिलती हैं जो पहले किसी ने नहीं सुनी हो, और एक वेल गार्डेड सीक्रेट रखा हुआ था आज तक के। जितने भी किरदार इस कहानी में इन्वॉल्व है, सब ने आज तक इस किस्से की बात कभी नहीं कही। और ये किस्सा है 1995 का, 1995 का, और जिसमें अरुण गवली क्राइम ब्रांच की कस्टडी में क्राइम ब्रांच के लॉकअप में था, और मरने से लॉकअप में जब उसकी मौत उसके सर के ऊपर मंडरा रही थी, उस समय अरुण गवली कैसे बचा, ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एपिसोड, ये वीडियो पूरी एंड तक सुनना, क्योंकि ये आपको कहीं भी पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगा, ना आज तक कभी मिला होगा। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से गौर से सुनना। इसमें बहुत से पहलू हैं। इसमें पुलिस की वर्किंग की बात है, अंडरवर्ल्ड के वर्किंग की बात है, क्रिमिनल पुलिस के रिश्ते की बात है, दुश्मनियों की बात है, और एक जो पूरा सिस्टम हमारा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसकी पूरी बात है। तो बहुत से पहलू हैं इसमें, जिसमें एट द लास्ट मोमेंट अरुण गवली मौत से बचा और आज तक वो अपना साम्राज्य चला रहा है। अगर उस दिन हादसा हो गया होता तो क्या होता, ये आप सोच सकते हैं। तो 1995 बहुत क्रूशल ईयर था मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में। उन दिनों में अगस्त 94 में बांद्रा में रामदास नायक एमएलसी का मर्डर होता है। वो किस्सा आपको मालूम है, आपको सुनाया। उसमें फिरोज़ कोंकणी काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद पकड़ा जाता है, और राकेश मारिया जो उस समय डीसीपी क्राइम थे, उनकी बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत बड़ी उनकी जो एक पुलिसिंग का जो उनका तरीका था, वो रंग लाया, और बड़ी मुश्किल से फिरोज़ कोंकणी हाथ आया था, और वो क्राइम ब्रांच के लॉकअप में था। उन्हीं दिनों साधु शेट्टी, छोटा राजन का खास आदमी, राइट हैंड मैन, वो भी एक केस के सिलसिले में क्राइम ब्रांच के लॉकअप में था। और तीसरा बड़ा आरोपी, अब देखिए, कोंकणी दाऊद गैंग का आदमी, साधु शेट्टी छोटा राजन का आदमी, और तीसरा अरुण गवली डॉन दगड़ी चाल वाला, वो अपने आप में उस समय का सबसे बड़ा डॉन था, अंडरवर्ल्ड का सरगना था। वो क्राइम ब्रांच के लॉकअप में। अब थोड़ी सी मैं आपको, क्योंकि ये पूरी कहानी उस लॉकअप में होती है जहाँ पे ये 3 बड़े लोग एक ही समय पे एक ही लॉकअप में होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा लॉकअप के बारे में आपको बता दूं। उसकी थोड़ी बैकग्राउंड आपको जाननी पड़ेगी, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। जो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर है, उसमें एक तरफ पुलिस कमिश्नर का ऑफिस और बड़े बड़े अधिकारियों का ऑफिस हुआ करता था। अब तो नई बिल्डिंग बन गई, मल्टी स्टोरी। उसके बिल्कुल ऑपोजिट बीच में कंपाउंड है। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच का हेडक्वार्टर था, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम बैठा करते थे, साथ में एडिशनल कमिश्नर और साथ में डिप्टी कमिश्नर। क्राइम ब्रांच के साथ लग के एक छोटा सा रास्ता अंदर अंदर से कंपाउंड से स्पेशल ब्रांच के ऑफिस में जाता था, और वो उसके पीछे धोबी तलाव एरिया जो है, रंग भवन स्टेडियम है, और कामा हॉस्पिटल है। वे वही गली है जहाँ पे हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सलास्कर को पाकिस्तान से आए हुए उन लोगों ने मारा था, कसाब ने और इस्माइल। वो उसी गली, वो उसी रास्ते से निकलती है। बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। तो उस गली के पहले और क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बीच में एक बहुत बड़ी 3 मंजिला इमारत है। वो है क्राइम ब्रांच का लॉकअप। बहुत सिक्योर लॉकअप है, बाहर से अंदर कुछ दिखाई नहीं देता।
अंदर से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। और लॉकअप के बिल्कुल सामने एक बैठी चाल है, चॉल टाइप एक स्ट्रक्चर था, वो अभी गिरा दिया वो भी। तो उस चॉल में स्पेशलाइज यूनिट्स क्राइम ब्रांच की बैठा करती थी। वो छोटी सी बैठी चाल में जो बैरक किस्म की थी, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई, उस बैरक में CIU का ऑफिस हुआ करता था। उस बैरक में टेक्निकल इंटेलिजेंस यूनिट का ऑफिस हुआ करता था। और उसी बैरक में एक क्राइम ब्रांच की यूनिट बैठा करती थी। और उसी लॉकअप में उस ज़माने में EOW का ऑफिस भी हुआ करता था। और काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑफिस में टेबल्स पे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बैठा करते थे। तो ले दे के वो मुंबई की जो एलीट फोर्स है, और उसी बैरक में स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड SOS का ऑफिस भी हुआ करता था। तो ले दे के वो पूरा हर समय वो उतना एरिया, आप थोड़ा सा देखिए कि आप 500 मीटर 50 मीटर एक तरफ और 150-200 मीटर एक तरफ, वो एरिया पूरा हर समय क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स और जो मैन थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह, उनके साथ हर समय वहाँ पे चहलकदमी रहती थी। और उस रास्ते से सिर्फ पुलिस वाले ही निकल के पीछे स्पेशल ब्रांच जा सकते थे। पब्लिक के लिए वो रास्ता बंद था। तो कहने का मतलब बाहर का आदमी वहाँ से पर भी नहीं मार सकता था जहाँ क्राइम ब्रांच का लॉकअप था। और आज तक की हिस्ट्री में क्राइम ब्रांच के लॉकअप से भागने के 2 या 3 इंसिडेंट हुए हैं पिछले 50 साल के इतिहास में, जिनमें एक था ये बिल्ला रंगा जो वहाँ से भागे थे क्राइम ब्रांच के लॉकअप से। तो उसके अलावा एक दो और एग्जांपल होगी, नहीं कोई वहाँ से आज तक भाग नहीं सका, ना वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हुआ। खैर, तो उस 95 में जब राकेश मारिया DCP थे, शिवानंदन ज्वाइंट कमिश्नर थे, तो बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था अंडरवर्ल्ड की जड़ों को ख़त्म करने के लिए। तो उसी चक्कर में ये 3 आरोपी जिनका मैंने नाम लिया, ये क्राइम ब्रांच के लॉकअप में थे। अब लॉकअप में कोई ख़ास किस्म का कोई ऐसा स्टाफ या सुविधा नहीं होती कि कौन से लोग लॉकअप की रक्षा करेंगे। तो जितनी मैंने यूनिट आपको गिनाई क्राइम ब्रांच की, ये सब यूनिट में से रोटेशन में का एक हफ्ता एक यूनिट, दूसरे हफ्ते दूसरी यूनिट, तो इनके ऑफिसर मैन लेके क्राइम ब्रांच की लॉकअप की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता था। एक 15 दिन की शिफ्ट होती थी, वो 15 दिन ऑफिसर लगाए जाते थे, हवलदार और ऑफिसर, जिनमें कोई कभी एंटी एक्सटॉर्शन सेल के लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के लॉकअप ड्यूटी करते थे, कभी SOS के जवान करते थे, कभी EOW को लोग करते थे, कभी CIU, कभी क्राइम ब्रांच के। तो ये रोटेशन से शिफ्टें लगती थी, 2 शिफ्ट, एक रात की एक दिन की। तो जो 15 दिन की ड्यूटी लगती थी उसमें से उन लोगों को एक हफ्ता दिन की ड्यूटी करनी पड़ती थी और एक हफ्ता रात की ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो ये काफ़ी टीडियस काम था, बड़ा जिम्मेदारी का काम होता था। और पर्पजली जो ऑफिसर थे वो ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाते थे जो अपने काम में सतर्क हों, बड़े अलर्ट रहते हों, फिजिकली भी तकड़े हों, रिस्पांस उनकी जो टाइम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको टैकल कैसे करना है उसको उनकी महारत होनी चाहिए और जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। मतलब गैर जिम्मेदाराना लोग जहाँ कुछ अनगैली करने वाले या ढीले ढाले ऐसे ऑफिसर मैन भी होते हैं, उनको वहाँ पे ड्यूटी नहीं दी जाती थी। तो ये एक पुख्ता सिस्टम था क्रिमिनल्स की रखवाली करने का और उनसे डील करने का। और क्रिमिनल आपको मालूम है, फरीद तनाशा जैसा क्रिमिनल, साधु शेट्टी जैसा क्रिमिनल, और अरुण गवली तो सबका उस्ताद मास्टर। ऐसे लोगों को डील करना एक स्पेशलाइज्ड माइंड सेट होता बनाया जाता है पुलिस वालों का। वो कुछ खास किस्म के लोग ही इनसे डील कर सकते हैं। तो उन लोगों में से जो क्राइम ब्रांच के लॉकअप में ऐसे लोगों की ड्यूटी लगती थी जो 95 में
कैसे हुआ ये किस्सा वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड फ्लोर में एक ख़ास किस्म का लॉकअप है जहाँ से निकल के भागना बहुत मुश्किल है। जो हाई एंड क्रिमिनल होते थे उनको सेकंड फ्लोर वाले लॉकअप पे रखा जाता था। नॉर्मली जो लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे और आधे फर्स्ट फ्लोर पे एडजस्ट किए जाते थे। लॉकअप के आधे फर्स्ट फ्लोर पे क्राइम ब्रांच की एक यूनिट भी बैठा करती थी, तो वो निगरानी भी रखती थी और ऑफिसर काम भी करते थे। तो उस यूनिट के ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो बड़ा हाई सिक्योरिटी सेल था। ये वही सेल था जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को लाके जिस सेल में रखा गया था उसी सेल में अरुण गवली को भी रखा गया था। वही सेल जिसमें संजय दत्त सोया करता था ज़मीन पे, उसी सेल में अरुण गवली सेकंड फ्लोर पे अपनी रात गुजारा करता था। दिन भर तो उसकी इंटरोगेशन चलती रहती थी। और कुछ और बातें हैं जो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अंदर की बातें होती हैं तो अब जब ये किस्सा निकला है तो कुछ बातें मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट, क्राइम ब्रांच में जितने बड़े आरोपी होते हैं, हाई एंड आरोपी, उनकी कुछ अपनी आदतें होती हैं, उनका रहने सहने का तरीका होता है। उनको भी क्राइम ब्रांच वाले पूरा करते हैं। उसके दो कारण होते हैं। एक तो जिस आदमी को नशा करने की आदत है, उस आदमी को उसका नशा नहीं मिले तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज में चला जाता है। वो उसको अगर ड्रग पीने वाला आ गया, तो कोई बड़ा आरोपी, उसको ड्रग नहीं मिली तो अपना सिर दीवारों में मारेगा, कोई अपने आप को हार्म करने की कोशिश करेगा, तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाता है। और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को भी, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को भी, इस तरह एनसीबी के इन ऑफिसर को भी पता होता है कि जिस आरोपी को हमने पकड़ा है अगर वो नशे का शिकार है, उसको नशा चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसको एक लिमिटेड मात्रा में जितने नशे से वो पागल भी नहीं हो और मरे भी नहीं और होश में भी रहे, उतना नशा उसको मुहैया करवा दिया जाता है उसके खर्चे पे, जो आरोपी होता है। क्योंकि अदरवाइज भी अगर आप नशे के आदी हो, 1-2 ग्राम आप ड्रग लेते हो तो कानून के हिसाब से भी वो जुर्म नहीं है, इट्स नॉट ए क्राइम। अगर एडिक्ट नशे का कोई माल अपनी जेब में वो जो अलाउड क्वांटिटी है 9 ग्राम के नीचे रखता है तो वो कानूनन गुनाह नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये अगर मैं क्लैरिफिकेशन नहीं देता तो शायद आपको बुरी लगती। तो अरुण गवली को चर्च पीने की आदत थी, बिना चर्च पिए वो रह नहीं सकता था। और क्राइम ब्रांच में चर्च आए तो कैसे आए, पुलिस वाले तो ला के देंगे नहीं देंगे तो वो अपना सर दीवार में मारेगा, कोई नाटक करेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल से भागने के चक्कर में कामयाब हो जाएगा, या पुलिस के इंटरोगेशन से बचने के लिए कई महीने हॉस्पिटल में निकालेगा, फिर मेडिकल ग्राउंड पे बेल ले लेगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा चक्कर पड़ जाता है अगर नशेड़ी लोगों की ज़रूरत पूरी ना की जाए। तो अरुण गवली को सबको मालूम है कि चरस पीने की, गांजा चरस पीने की उसको आदत थी, रोज़ पीता था। और वो डोज जो उसका समय रखा होता था उसको वो डोज चाहिए। वो जेल में भी उसको मिलती थी, घर में दगड़ी चाल में भी मिलती थी। तो अरुण गवली को जो पकड़ा गया, मैं बीच वो बात बता दूं, सबसे बड़ा एक शोरूम है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर वाली गली पे, जो वहाँ से मेट्रो सिनेमा की तरफ जाती है। उस गली में बहुत चहल पहल वाला रास्ता है, वो ऑलवेज बिजी। वहाँ पे एक रूपम स्टोर है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। उसका मालिक हुआ करता था भरत शाह। उसका बेटा वीरेंद्र शाह भी है जिसने काफ़ी स्ट्रगल की अपने बाप के मर्डर का इंसाफ लेने के लिए। भरत शाह का मर्डर किसी कारण से कोई एक्सटॉर्शन के चक्कर में या सेटलमेंट के चक्कर में अरुण गवली के गैंग ने उसका, भरत शाह का, वीरेंद्र शाह के बाप का, रूपम स्टोर के मालिक का दिन दिहाड़े मर्डर किया। तो बहुत सेंसेशनल मर्डर था। उसके अलावा उन्हीं दिनों में एक एमएलए का मर्डर भी किया था गवली गैंग ने, शिवसेना का एमएलए था। 2-4 और से कांड हुए थे।
तो उन भरत शाह के मर्डर केस में अरुण गवली को अरेस्ट किया गया था और उसके खिलाफ एक जो महाराष्ट्र एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड गैंग लॉर्ड्स, ऐसा एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है कानून का, उसके नीचे इसको डिटेन करने की प्रोसेस चालू थी कि 1 साल 2 साल के लिए इसको गैंगलैंड और स्लम लॉर्ड के एक्ट के नीचे डिटेन किया जाए। तो उस चक्कर में अरुण गवली की पुलिस कस्टडी जो थी वो चल रही थी और उसको क्राइम ब्रांच में रखा गया। फिरोज कोंकणी रामदास नायक के मर्डर केस में बेंगलौर से लाया गया था, इसीलिए उसको लॉक में रखा था। वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ियों के एक तरफ लॉकअप का एक हिस्सा है, दूसरी तरफ लॉकअप का दूसरा हिस्सा है। तो लेफ्ट वाले हिस्से में फिरोज कोंकणी को रखा गया था और राइट वाले हिस्से में साधु शेट्टी, जो छोटा राजन का खास आदमी था, उसको रखा गया था। तो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट की गई थी उस ज़माने में कि 3 बड़े सरगना 3 डिफरेंट गैंग के, और कहीं भी कोई ऐसा नहीं हो कि एक गैंग के लोग रात को आधी रात को आए 25-50 लोग लेके, जैसे लोग करते थे। दगड़ी चाल पे रेड किया, 144 टेनेमेंट पे रेड किया। तो इस किस्म का कांड कहीं क्राइम ब्रांच में नहीं कर दे, तो सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखा गया। तो अब वापस आते हैं अरुण गवली के उसी कमरे में जहाँ पे अरुण गवली को रखा गया था, 2nd फ्लोर पे। और वहाँ पे जो हवलदार थे उनकी ड्यूटी 1 हफ्ते के बाद चेंज होती थी, दिन और रात की। उसी चक्कर में उनमें से एक हवलदार जो वहाँ पे ड्यूटी पे था, 1 हफ्ता उसकी दिन की ड्यूटी थी और उस 1 हफ्ते के बाद उसकी रात की ड्यूटी लगी। वो हवलदार कोई और नहीं था, वो उस शख्स का भाई था, सका भाई था, जिसका बहुत ब्रूटल मर्डर 1978 में अरुण गवली ने बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे किया था। उस शख्स का नाम था शशि रासम, 1 मैन आर्मी। बहुत बड़ा अपना नाम था उस ज़माने में, और पूरी जो गवली कंपनी थी वो शशि रासम के नाम से डरती थी। और उसने काफ़ी इनकी कंपनी को, जो BRA कंपनी थी, बाबू रेशम, रमानायक, अरुण गवली, और उनके लड़ाई के समय ये तीनों इतने डरते थे शशि रासम से कि पूरा अपना इलाका छोड़ के चंबूर में जाके वर्धा राजन की शरण में ये तीनों बड़े सरगना जाके कई महीने तक लोग छिप के रहते थे। ये शशि रासम का तहलका था, उसका डर था इनके दिल में। और एक दिन मौका डाल के इन तीनों ने रमानायक और अरुण गवली और साथी लेके बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे अकेले शशि रासम पे तलवारों से, चॉपर से हमला करके उसको बुरी तरह काट के जख्मी करके मारा था। तो ये वही शशि रासम का छोटा भाई पुलिस का हवलदार था। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, शशि रासम वाली वीडियो में, कि शशि रासम का बाप भी पुलिस में था, पुलिस कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल बना बाद में, और उनको लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में रहने के लिए घर मिला हुआ था। और जब शशि रासम छोटी मोटी बदमाशियाँ करने लगा था तो उसको लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में ला के उसकी एक बार पिटाई भी की गई थी, और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि वो वहाँ के उसका घर था उसी पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में, और उसके बाप ने कहीं वहाँ काम किया था। तो ये एक शशि रासम का अंदर का एक असूल था कि पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, पुलिस के खिलाफ काम नहीं करना, वरना वो जितना ताकतवर था वो तो उसने तोड़ तो दिया था सामान पुलिस स्टेशन का सारा। मैंने बताया था सीरियल में कि सब टेबल वेबल उठा के मारे किया, लेकिन आदमी को, किसी को उसने, पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाया। पुलिस वाले तो खुद ही पुलिस स्टेशन छोड़ के भाग गए थे। तो इतना बाबू रेशम का, बाबा शशि रासम का तहलका था, उसकी ताकत थी। पुराना फौजी था, आर्मी में रहा था। खैर, शशि रासम का छोटा भाई हवलदार रासम क्राइम ब्रांच में था, और उसकी वो 15 दिन पोस्टिंग उसी लॉकअप में हुई, उसी 2nd फ्लोर की, उसी कमरे की राखी के लिए उसकी पोस्टिंग हुई जहाँ पे अरुण गवली अकेला उस सेल में रहता था।
अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस आदमी के भाई को एक आदमी ने मारा हो और वो आदमी अकेला उसके सामने लॉकअप में बैठा है, लॉकअप के दरवाजे की चाबी उसकी जेब में है, वो कभी भी चाहे तो उसका नुकसान कर सकता है। ये बात तो समय शायद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के दिमाग में नहीं आई कि हम जिस शख्स की ड्यूटी अरुण गवली की रखवाली के लिए या लॉकअप की रखवाली के लिए लगा रहे हैं, वो आदमी उस आदमी का भाई है जिसका मर्डर अरुण गवली ने 78 में किया था। तो 17 साल के बाद रासम हवलदार रासम का गुस्सा, उसका मौका उसके हाथ में आया। दिन की ड्यूटी में तो बहुत मुश्किल होता था कुछ काम करना, तो हवलदार रासम रात की ड्यूटी का इंतज़ार करने लगा कि उसके अंदर एक गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ, एक बदले की भावना पैदा होनी शुरू हुई कि ये शख्स जिसने मेरे भाई को मारा था बुरी तरह चौपर से तलवारों से वार करके, इसका मैं इंतकाम ले सकता हूँ। उसको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, एक मौका उसको नज़र आया। तो उसने एक हफ्ता अपने अंदर की फीलिंग अपने अंदर ही रखी और जब नाइट ड्यूटी शुरू हुई सेकंड फ्लोर पे, तो उसने बदला लेने का तरीका सोचना शुरू किया। पहले दिन रात को उसने अरुण गवली का पूरा जो उसका शेड्यूल होता है रात का वो देखा। रात को कैसे वो आदमी, उसका अरुण गवली का खाना रात को जल्दी आ जाता था, 7 साढ़े 7 बजे खाना आता था बावर्ची रेस्टोरेंट में। बावर्ची रेस्टोरेंट भी वो रूपम स्टोर जिसके बालक को मारा था अरुण गवली ने, उसके नज़दीक ही बावर्ची रेस्टोरेंट है। तो बावर्ची रेस्टोरेंट से खाना आता था अरुण गवली का, वो कोर्ट अलाउ करती है, जिनको पुलिस रिमांड होता है वो खाना बाहर का खा सकते हैं। वो जब उनकी कस्टडी दी जाती है तो वो इंस्ट्रक्शन भी दे दी जाती है। तो वो खाना लेके चेक करके कांस्टेबल जो ड्यूटी होते हैं वो आरोपी को उसके सेल में दे देते हैं। और उसकी जो चरस और गांजे की सप्लाई थी वो हमारी एक कैंटीन क्राइम ब्रांच के अंदर कॉर्नर पे कैंटीन है, जहाँ हमारा पुलिस प्रेस रूम है, जहाँ मैं अक्सर बैठा करता था रोज़ जाके, उसके साथ लग के कैंटीन में कुमार करके लड़का हुआ करता था काले रंग का, जो पूरी क्राइम ब्रांच में चाय देता था। जो सीपी ऑफिस था वहाँ पे दूसरा लड़का चाय लेके जाता था। तो ऐसे 3-4 लड़के थे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चाय लेके जाते थे। कभी उधार भी होता था तो वो नोट करके रखते थे, बाद में इकट्ठे पैसे ले लेते थे। तो कुमार के पास ड्यूटी थी क्राइम ब्रांच और लॉकअप में चाय सप्लाई करने की सिर्फ। तो वो उसको अंदर खाते जो अंडरस्टैंडिंग थी कि अरुण गवली को जितना उसका चर्च का भांग का कोटा चाहिए उतना वो कुमार उसको ला के दिया करता था। कुमार को वो सप्लाई अरुण गवली के लोग दे के जाया करते थे। खैर, तो वो हवलदार रासम ने स्टडी किया कि रात के इतने बजे अरुण गवली अपनी चर्च पी के सो जाता है, तो इसको कैसे मारा जाए। उसके अंदर अरुण गवली को मारने की प्लानिंग शुरू हुई शशि रासम के छोटे भाई हवलदार रासम के मन में। और वो आदमी ने पहली रात दूसरी रात स्टडी किया कि इसको रात को मारना बहुत आसान है जब इसको अपनी चर्च पी के सोने के बाद बराबर होश नहीं होती है। तो हवलदार आश्रम ने एक उस्तरा खरीदा नया दुकान पे जाके। 1-1.5 दिन उसने उस्तरा चलाने की प्रैक्टिस की कैसे इसके साथ। और वो उसको लगा कि अगर गोली वोली चलाऊंगा आवाज़ आएगी, दूसरे आएंगे, गोली खा के आदमी बच भी जाता है, फिजिकली इसको कहीं अटैक करने जाऊंगा तो शायद नहीं मरे। तो उसने उस्तरा खरीदा और 2 दिन उस्तरे की प्रैक्टिस भी की कि उसको बराबर चलाना कैसे है। और चौथी रात को उसने प्लान बना लिया, तीसरी रात को, कि कल मैं जब ये चर्च पी के सोएगा तो इसका मैं ख़त्म करूँगा, इसको जान से मार डालूँगा। चौथे दिन आधी रात को हवलदार आश्रम अपना उस्तरा निकालता है और चाबी लेके वो लॉकअप का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है अंदर जाने की, जहाँ पे अरुण गवली अकेला सोया हुआ था चर्च पी के। तभी रासम के दिमाग में री थिंकिंग शुरू होती है
कि इस आदमी ने मेरे भाई को मारा था, आज मैं इसको अगर मार देता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हवलदार आसम ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट हवलदार था क्राइम ब्रांच का, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर था, करैक्टर का बहुत अच्छा था। तो उसके दिल में ख्याल आने लगे मन में। उसकी शादी 91 में हुई थी, एक 3 साल का बच्चा था, एक बेटा था, 1 साल की बेटी थी। तो उस आदमी को कोई 4-5 साल हुए थे शादी हुए। उसको लगा कि अगर मैं आज इसको मार देता हूँ तो मेरी फैमिली का, बच्चों का क्या होगा। एंड आई एम अ पुलिस, एक तरह से ऑफिसर ही होता है, भले हवलदार हो, पुलिस में ही इज़ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसका माइंड चेंज होने लगा। उसने आधी रात को वो प्लान छोड़ के, उसके दिमाग में आया कि ये काम नहीं करना चाहिए, मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस का नाम बदनाम होगा, इंक्वायरीज होंगी, बड़े लोगों का नुकसान बिना मतलब हो सकता है और मेरी फैमिली का नुकसान होगा। तो उसने वो अपना वो उस तरह बंद करके जेब में डाल के वो वहाँ पूरी सुबह तक अपने स्टूल पे बैठा रहा लॉकअप पे बाहर। और सुबह जब अरुण गवली उठा तो रासम ने उसको बताया कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तू रात को बच गया। उसने अपना उस्तरा निकाल के अरुण गवली को दिखाया कि ये उस्तरा 4 घंटे पहले तेरी गर्दन पे चलने वाला था, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ इसलिए, और मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। तुमने कभी किसी के बच्चों का, फैमिली का नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिल में तेरे बच्चों का, तेरी फैमिली का, अपने बच्चे, अपनी फैमिली का और अपनी यूनिफॉर्म जो मैंने पहनी हुई है इसकी इज्जत का ख्याल आया तो मैंने तेरी जान बख्श दी। ये उस तरह है, नहीं तो रात को चल गया होता तो तेरा खेल खत्म हो गया होता। तो कहते हैं कि अरुण गवली ने तभी उस सलाखों के बीच में से हवलदार आसम के पाँव पकड़े और उसका धन्यवाद किया और रोया ज़ोर ज़ोर से कि मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं ज़िंदगी में, लेकिन तुमने ये रात को मेरी जान बचा के एक बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है। इसका कभी भी मैं तेरा इसका बदला नहीं दे सकता हूँ, इसका शुक्राना नहीं कर सकता हूँ। तो अरुण गवली ने अपनी भाषा में, मराठी में बहुत बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद जो भी था, एहसान फरामोशी दिखाई और उसका थैंक्स किया, उसके पाँव पकड़े। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा था जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। आज सुबह जब मैंने उस समय के डीसीपी और बाद में बम्बई के पुलिस कमिश्नर बने राकेश मारिया से बात की, उन्होंने भी हवलदार आसम की तारीफ की कि वो हमारी क्राइम ब्रांच का एक हीरा था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैन इन माई क्राइम ब्रांच। तो ये थी उस शशि रासम के भाई रासम की कहानी, जिसने अरुण गवली की जान बख्शी। और अल्टीमेटली अगर उस रात को वो उस तरह चल गया होता तो क्या होता। सोचते रहिए, मिलेंगे आने वाले दिनों में एक नया किस्सा, नई कहानी लेके। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।